नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित जोशी और मेरे साथ है अंकित अवस्थी। इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। युद्ध कब निर्णायक मोड़ पर आएगा किसी को नहीं पता। अंकित सर से बेहतर कौन बता सकता है कि युद्ध में क्या चल रहा है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स है इनकी पूरी नज़र रहती है और अभी लगातार इनकी नज़र बनी हुई है कि एक एक मोमेंट पर कि अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, इजराइल का अगला मूव क्या होगा, ये पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं। सर बताइए क्या चल रहा है अब? ये अतिशोक्ति हो गई। मैं प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा खबरें एनालाइज कर रहा होता हूँ अपने तरीके से। हर्षित जी, अगर खबरों को ना बहुत गहराई से डिकोड करने निकलोगे तो पता चलता है कि इजराइल जो चाहता था वो करने में कामयाब हो रहा है। अमेरिका को साथ देना था, ये बात पब्लिकली आ चुकी है कि एक इजरायली लॉबी है जो कि अमेरिका के अंदर बैठती है और ट्रंप को युद्ध के लिए आगे लेकर आएगी, चलो सर युद्ध करेंगे। वो युद्ध में साथ में आया। अमेरिका को एनी टाइम जो उसकी हेजिमनी है, वर्चस्व है, वो उसका डंका बजता रहना चाहिए। उसे कभी ये ना लगे कि उसकी चर्चाएं नहीं हो रही हैं। वो क्लास का वो नोटोरियस चाइल्ड बच्चा है जिसको क्लास टॉपर होने के साथ साथ चर्चा में भी बना रहना है, टॉक ऑफ द टाउन होना है। तो अमेरिका उसके साथ आता है। इस युद्ध में निश्चित ही ये बात सही है कि इजराइल अपने मोटिव में, जहाँ तक वो समझता था कि खमने या फिर जो भी थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करे, वो करने में कामयाब हुए। जहाँ तक बात है अमेरिका की, अमेरिका साथ में चल करके अपनी हेजिमोनी दुनिया को दिखाने में कि देखो मैं कुछ भी डिसरप्ट कर सकता हूँ, कोई बोलने नहीं आएगा, वो बैक टू बैक बताने में कामयाब हुए। वेनेजुएला से चाहे मादुरो को जब उठाया तब कोई बोलने नहीं आया, ना रूस चल के आया ना चाइना चल के आया। इसी प्रकार से ईरान पर जब हमला हुआ, ना रूस चल के आया ना चाइना चल के आया। तो दुनिया में जितने भी देश थे जिन्हें बाइडन के बुढ़ापे से ये लगने लगा था कि अमेरिका बूढ़ा हो गया है, ट्रंप ने अपने बुढ़ापे से ये बता दिया कि अमेरिका तो अभी जवानी की तरफ बढ़ रहा है। 79 ईयर के ट्रंप दुनिया को मैसेज ये दे रहे हैं कि देखो अमेरिका का तो अभी गोल्डन टाइम आने वाला है। तुम लोगों ने कंसीडर करना बंद कर दिया था कि हम थोड़े लिबरल हो गए थे, हमारे सामने कोई नहीं बोल सकता। ये मैसेज क्लियर और लाउड हो चुका है। अब बात करें ईरान की, तो ईरान के केस में एक लाइन और ऐड कर लेते हैं कि ईरान अफगानिस्तान और इराक को देखकर इतना ट्रेंड ऑलरेडी हो रखा है कि हमको तुम्हारी वॉर टैक्टिक्स पता है। 20 साल से तुम्हारी वॉर टैक्टिक्स देखी हैं, पहले अफगानिस्तान में देखी, इराक में देखी, और ये समझ में आता है कि अमेरिका जिस देश में युद्ध करने एंट्री करता है उसके ऊपर सबसे पहले एयर अटैक, फिर मिसाइल, ये नेवी के थ्रू अटैक, और फिर वहाँ की सत्ता परिवर्तन, सब चीज़ें करता है। अंततोगत्वा वो लैंड पर कभी नहीं उतरता क्योंकि उसको अमेरिकियों को मरने में डर लगता है कि अमेरिकी मरना नहीं चाहिए। तो ऐसे में ये युद्ध शुरू होते हैं। मैं जैसे आज हमारा एक सेशन जाने वाला है कि अगला अफगानिस्तान होने जा रहा है ईरान, ये कुछ उस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अगला सवाल ये है कि जिस तरह से ईरान ने, सबसे पहले आप 2020 की बात करते हैं, जैसे कासिम सुलेमानी को उन्होंने टर्मिनेट किया, उसके बाद उन्होंने मोहसिन फखरीजादा, वहाँ के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक, वो लगातार इजराइल ऐसा टारगेट करता ना कि डायरेक्ट जो उनका या तो IRGC का चीफ हो या परमाणु वैज्ञानिक हो, मतलब डायरेक्ट हेड को, टॉप लीडरशिप को वो टारगेट करते हैं लगातार। इस बार उन्होंने अयतुल्ला खामनेई को टर्मिनेट कर दिया। तो ये क्या संदेश है कि इस तरह से तो फिर दुनिया के अंदर एक तरह से एक पैटर्न बन जाएगा ना कि यार चलो ठीक है, अब डायरेक्ट कल रशिया यूं ना हो कि जेलेंस्की को मार दे, कल यूं ना, क्योंकि इस तरह का एक बना दिया ना, एक तरह से उदाहरण पेश कर दिया, चाहे वो इजराइल हो चाहे अमेरिका हो। तो फिर ऐसे राष्ट्राध्यक्ष कैसे सुरक्षित रहेंगे दुनिया के अंदर? देखो, दो बातें बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आना जरूरी है। इजराइल इज एक्सटेंडेड अमेरिका, और वो जो करता है वो अमेरिका होता है। तो अमेरिका जब भी कुछ करेगा वो जस्टिफाई कर ले जाएगा। अगर किसी देश की सॉवरेनिटी का उल्लंघन होता है जिसके चलते पूरी दुनिया में हाहाकार है, 140 करोड़ के भारतीय, लगभग 740 करोड़ दुनिया की आबादी, सब परेशान ही है। तेल की कीमतों से, LPG LNG की कीमतों से, स्ट्रेट्स रुकी पड़ी हैं, व्यापार गिरा पड़ा है, बाजार बुरी तरह तहतोत्साहित है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें ना, तो इजराइल में कोई असर आया है ना अमेरिका में कोई असर आया है। मतलब ये वो देश है जो अपने मस्त में मस्त है कि हमारे पास सब कुछ सुनिश्चित है। आपने जो सवाल किया कि अगर ऐसा करके तो दुनिया के दूसरे देश भी ऐसा करने लगेंगे, नहीं। जो एब्सोल्यूट पावर है ना, उसी के पास ये क्षमता है। यही बताने के लिए तो ये हमले किए जाते हैं कि एब्सोल्यूट पावर ही ऐसा कर सकती है। हमारा दुश्मन दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ है ना पाकिस्तान में, हाफिज सईद बैठा हुआ है ना पाकिस्तान में। हमें लेकिन रिपरकशंस पता है कि हम करने निकलेंगे, फिर वहां से उतनी थ्रेट, और अल्टीमेटली अगर 10 दिन भी युद्ध चलता है तो नुकसान बहुत होते हैं। कोई भी विकासशील देश या अल्प विकसित देश युद्ध अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन ये देशों के अंदर पता भी नहीं चलता आपको कि ये युद्ध लड़ रहे हैं। इनका एक आर्म है कि चलो उस कोने में हम युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ने दो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने बता दिया था ना, जिस तरह से आप ऐसे समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जितना आपने बताया, नैरेटिव वॉर में अमेरिका आकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। ये तो अब ट्रंप का खुलापन सामने आया लोगों को कि इसकी बातों में ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए।
उस समय तो ऐसा लगने लगा था ना कि नैरेटिव और पाकिस्तान जीत गया, मतलब जिसके इतना नुकसान हुआ हो, पाकिस्तान ने दुनिया को मैसेज क्या दे दिया था कि साहब ट्रंप बोल रहा है ना, तो पहले 5 विमान गिरे, 6 गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, 9 गिरे, 10 गिरे, 11 गिरे। हमारी एक रील है जो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, हम जब ये 5 विमान पर बोला था, हमने कहा ये 5 विमान गिरा है बोल रहा है, फिर दूसरे दिन वो 6 गिरा दिया, मैंने कहा ये हो सकता है 12 पर जाकर रुकेंगे, 11 तक जा चुके हैं वो, अभी तक नंबर उनका बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो प्रधानमंत्री तक पहुंच गए ना कि प्रधानमंत्री मर जाते पाकिस्तान के अगर मैं युद्ध नहीं रोकता तो। हाँ, तो वो वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या है ना कि भारत को जो आपने उदाहरण लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया, भारत को वो करना था क्योंकि हमारी ऑडियंस भी या हमारे देश के अंदर बैठी हुई जनता भी जो है ना, वो ये चाहती है कि भाई हम क्या इनको सजाने के लिए थोड़ी रखें बम धमाकों को, करो इनको, अगर पनिशमेंट देना है तो देखा जाएगा। पनिशमेंट तरीके से हमने वो काम किया था, लेकिन ये लोग पनिशमेंट के लिए नहीं करते। इन लोगों को लगता है दुनिया में सिक्का चलता रहना चाहिए। आप अमेरिका का कोई भी डाउन द लाइन राष्ट्रपति उठा के देखेंगे, पाएंगे यही कि उन्होंने कोई ना कोई युद्ध जरूर इनिशिएट किया है। लेकिन जो युद्ध है वो भी तो उन्होंने, वेनेजुएला जो कमजोर देश है, एक तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका का चाइना को दबाने के लिए तो युद्ध नहीं लड़ रहा, क्योंकि वेनेजुएला से उसके बहुत अच्छे संबंध हो चुके थे, ईरान से वो लगभग 80% तक वो ऑयल लेता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट चाइना को तो नहीं कहा देख मैं क्या कर सकता हूँ और तुम देख लो, बचा लो अपने इलाकाओं को, बचा सकते हो। तो चाइना ने जिस तरह से 1990 के बाद में ग्रोथ की है ना, कई मायनों में, जैसे एक बहुत अच्छा स्टैट्स है जो मैं साझा करता हूँ कि अमेरिका से चाइना एक्सपोर्ट में आगे निकल चुका है। एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास अब चाइना एक्सपोर्ट करता है। भारत की इकोनॉमी कुल 4.25 ट्रिलियन की है। अमेरिका विकसित राष्ट्र होते हुए भी, ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होते हुए भी, एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री होते हुए भी उससे कम एक्सपोर्ट, लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करता है। एक और फैक्ट ऐड किया जाए तो 1990 में जहां चाइना लगभग 15-20 देशों को एक्सपोर्ट करता था, आज वो लगभग 135 देशों को एक्सपोर्ट करता है। और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट था वो घट करके रिवर्स हो चुका है। ऐसे में क्या हुआ कि अमेरिका कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी बन गया। उसने सर्विसेज पे काम किया, टेक पे काम किया, जैसे आईटी को अमेरिका लेकर आ गया, डिफेंस को अमेरिका लेकर आ गया और उन्हीं को बेच के वो पैसा कमाने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में चाइना का सिक्का बढ़ने लगा। अब दुनिया को जो सबसे बड़ा डर सताता है वो ये कि अमेरिका ने तो खुद के देश में आने से माल को रोका था टैरिफ लगाने के कारण, कि भाई चलो मैं माल खरीदूंगा ही नहीं, तुम्हारी अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। रिवर्स सोचो, चाइना किस दिन ये कहते हैं मैं माल दूंगा ही नहीं तो क्या होगा। तो अमेरिका दुनिया को यह संदेश देना चाह रहा था कि जितना तेजी से चाइना चलता आ रहा है, तुम अर्थव्यवस्था के आधार पर बराबर मान मत लेना, हम 35 करोड़ हैं, ये 140 करोड़ हैं। तुम्हें ये पता रहे कि अमेरिका के अंदर एक आदमी 4 चाइनीज के बराबर है। तो उस ताकत को मत भूल जाना अर्थव्यवस्था कंपेयर करते करते। जैसे हम भारतीयों को बताया जाता है कि इंडिया अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो हमको लगने लगता है कि हम जर्मनी और जापान के बराबर हैं। आम जन के अंदर ये आने लगता है, लेकिन कोई तो होगा ना जो ये रियलाइज कराएगा कि सुनो, उनकी 5 करोड़ आबादी है और आपकी 140 करोड़ आबादी है, पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे हैं। अमेरिका ने ये लाउडली लोगों को बताया कि चाइना की इकोनॉमी भले ही बराबर आ रही हो, उनकी जो लायबिलिटी है, उनकी पर कैपिटा इनकम है मुझसे 1/4 ही रहेगी। तो उस बात को उसने पावर समेत बता दिया कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं युद्ध, और चाइना युद्ध अफोर्ड करने से हिचकता है कि भाई मेरे से अफोर्ड नहीं होगा, स्थिति खराब होगी। नहीं, जिस तरह से कई देश जो चाइना पर भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका के कई देश हो, चाहे लैटिन अमेरिकी हो, चाहे इवन एशिया के अंदर भी कई देश जो चाइना से बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, लेकिन अब वो डरेंगे ना, अगर वो व्यापारिक संबंध है। कभी भी उन लोगों ने रक्षात्मक सहयोग नहीं मांगा उनसे, कि कभी ऐसा नहीं मांगा। आप चाइना को उदाहरण उठा के देखिए ना, चाइना ने आखिरी युद्ध कब लड़ा है, इतिहास तलाशिए, तो आपको उससे आइडिया लगेगा कि चाइना ने बहुत ही डिसाइसिवली ये डिसाइड किया हुआ है कि युद्धों में एंट्री करनी नहीं है ताकि खर्चा बचे। जैसे जापान ने पूरी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इग्नोर ही कर दिया था कि हम सेना ही नहीं रखेंगे, अमेरिका करे हमारी हिफाजत, हम तो इकोनॉमी बड़ी बनेंगे। तो असल में क्या है, पूर्वी एशिया की तरफ ये सेंटिमेंट है कि युद्ध इकोनॉमी को रोकते हैं। तो साउथ कोरिया उठाकर देख लो, चाइना उठाकर देख लो, जापान उठाकर देख लो, ये डेवलपमेंटल फंड ज़्यादा लेकर आते हैं, सेफ्टी फंड बहुत कम लेकर आते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कमेंट्स आते हैं कि चाइना और रशिया कहाँ चले गए, चाहे वो वेनेजुएला की बात हो, चाहे वो ईरान की बात हो। तो पहले तो वो काफ़ी मतलब अमेरिका से लोहा लेते हैं बातों में, उनके प्रवक्ता आते हैं सामने और काफ़ी कहते हैं कि हम अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन जब असली में वॉर शुरू होता है ग्राउंड पे, उस टाइम चाइना और रूस गायब हो जाता है, स्पेशली चाइना का। मैंने आपको अभी इतनी देर से एक ही लाइन बोली कि चाइना अभी वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। वो चाहता है कि अमेरिका उसे मतलब अमेरिका चाहता है कि चाइना युद्ध में चला आए। तो जो अभी ऐसा होता है ना सर कि आप किसी का कंपटीशन नहीं कर सकते, 2 तरीके हैं, या तो अपनी लाइन और बड़ी कर लो या दूसरे की लाइन छोटी कर दो। अमेरिका ने हर तरीके से इंस्टिगेट किया चाइना को कि तू युद्ध में एक बार आ जा। युद्ध में आते ही पूरी तरह से आप समझिए ना कि आज अमेरिका ने अपनी पोजीशन ज्योग्राफिकली इतनी शानदार सेट की हुई है कि वहां पर
ईरान में लड़ाई लड़ रहा है, एक भी मिसाइल अब तक अमेरिका के नजदीक भी नहीं पहुंची है। इससे आप सोचिए ना स्ट्रेटेजिकली कितना सेफ्टी नेट लगाकर अमेरिका बैठा है। मैक्सिको से लाइन खींच दी, कनाडा को पूरी तरह से 51वां राज्य मान के चलता है, कोई है ही नहीं दूर दराज तक, बाकी सब सुरक्षा पूरी तरह से नदर वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है। अमेरिका को पता है कि जैसे ही चाइना ने युद्ध लड़ा तो चाइना की कोई टेरिटरी नहीं है, जैसे अमेरिका ने पूरे दुनिया को कई कमांड्स में बांटा हुआ है। जैसे वेस्ट एशिया को उन्होंने सेंटकॉम के नाम से बांटा हुआ है कि भाई यहाँ से हमारा ये कमांड है, ऐसे ही पैसिफिक ओशन के अंदर पैसिफिक कमांड बनाया हुआ है। तो कमांड में बांटा, अमेरिका सोचता ही ये है कि पूरी दुनिया मेरी बपौती है, यहाँ पर मुझे नियंत्रण रखना है, और वो उस यूनिट को ही वहाँ पर काम पर लगाती है। ऐसा नहीं है कि सेंटकॉम के काम के लिए पैसिफिक ओशन से कुछ निकल कर जाएगा। अब क्या है ना कि चाइना के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, चाइना ने वर्ड को ऐसे बांटा हुआ नहीं है। चाइना वर्ड के लिए वर्डिक्ट नहीं सुनाता कि ऐसा करना है तुमको, ऐसा करना है तुमको, नहीं, खुद को वो लेकर चलता है। अमेरिका को लगता है कि एक बार तुम युद्ध में आ जाओ, तुम्हारा ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, मैं वहां पर इतने धमाके करूंगा कि महीने भर तक तुम्हारा अगर ट्रेड रुक गया, तुम्हारे हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका जो नियंत्रण में रखता है ना, क्या वो ईरान को नियंत्रण में रख पा रहा है? जिस तरह से वॉर शुरू हुआ था वो आते ही आए थे ना, एक तरह से कि जो मूवी का कहते हैं कि एकदम हीरो आया और आते ही बमबारी कर दी, उसने मिसाइल छोड़ दी, उसके बाद लगा कि ईरान के 40 जो टॉप लीडरशिप थी वो मारी गई। उसके बाद जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट करा, मतलब वो दुनिया को हैरान करने वाला था। उन्होंने कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, किसी मुल्क को नहीं छोड़ा, आसपास वालों सब पर मिसाइल दाग दी। अनएक्सपेक्टेड था। नहीं एक्सपेक्टेड था। मैंने इसको तो कई बार हमारे सेशंस में डिस्कस किया कि यही तो है प्लेलिस्ट। पहले ईरान पर हमला होगा, ईरान अमेरिका तक पहुंच नहीं पाएगा, तो पश्चिम एशिया के अंदर जो देश हैं, यूएई है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, सऊदी है, इन पर हमले होंगे। जो सोचा था वो हो रहा है। इस सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या जिन लीडरशिप को ये खत्म करते हैं उसके बाद विचारधारा को खत्म कर पाते हैं क्या? कैसे? आप देखिए कि आईसिस के अंदर बगदादी था, इन्होंने बगदादी को टारगेट किया, क्या इराक और सीरिया में शांति हो गई? नहीं हुई। आप उठाकर अफगानिस्तान आइए, अफगानिस्तान में इनको लगता था कि अलकायदा के अंदर ओसामा है, हम ओसामा को टारगेट करेंगे तो पूरी तरह अफगानिस्तान कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं, तालिबान उससे ज़्यादा पावरफुल होकर निकल के आया। तालिबान ने अमेरिका को भगा दिया कि सुनो तुम निकलो यहाँ से। यही तो थी ट्रम्प लास्ट टाइम, जिन्होंने पूरी तरह से अमेरिकी सेना को वापस निकाल लिया। जो एयरबेस इनके पास सेंटकॉम के पास है, जो अभी कतर के अंदर, उससे बड़ा था बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में। आज सोचो कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से बगराम नहीं छोड़ा होता तो ईरान को बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा रहा होता, लेकिन बगराम एयरबेस तक इन्होंने छोड़ दिया, डर के मारे कि तालिबान हमारे साथ नुकसान खड़ा कर देगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जहां गलत कैलकुलेट कर गया ना ईरान में, वो क्या है, वेनेजुएला से उसके अंदर साहस ये बढ़ा कि मादुरो को उठाने के बाद वेनेजुएला की जनता ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। जनता खुश हुई, और तो और वेनेजुएला के स्टॉक चढ़ गए कि चलो ये अच्छा हुआ, ये हटा तो कम से कम अब हमारा स्टॉक नियंत्रण में। लेकिन ईरान में उलट हुआ, खमनेई के जाने के बाद भी युद्ध तेज हुआ है। इसका मतलब खमनेई ने पहले से ही अपना युद्ध लड़ने का मौजैक सिस्टम बनाया हुआ था कि अपने 4 तो उत्तराधिकारी होंगे और सत्ता का कोई केंद्र नहीं होगा। उन्होंने ये सेट पहले से किया हुआ था, क्योंकि उनके विदेश मंत्री ने, बागची ने, ये लाइन बोली भी कि आप लोग क्या समझते हैं कि हम 20 साल से अमेरिका को ऑब्जर्व करके क्या ये नहीं समझे कि तुम किसको मारोगे? हमने सिस्टम ही ऐसे बना रखा था। आप ऐसे समझिए, गाजा के ऊपर जब इजराइल हमला करता है, इत्तूसा गाजा, और उस गाजा के ऊपर ये लगातार इतने साल से हमले कर रहे हैं, अब तक भी जब तक गाजा में बैठा हमास नहीं चाह लिया कि मैं इनके बंधकों को छोड़ूंगा, तब तक ये छोड़ा नहीं पाए। आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास ने इजराइल के बगल में रहते हुए खुद का इतना बड़ा नेटवर्क उन टनल्स में बना लिया था, जिन टनल्स के दम पर गाजा के अंदर इजराइल को अपने ही लोगों को ढूंढना, जो इतना ज्यादा सिक्योरिटी और चीजों वाला काम है, उनको नहीं खोज पा रहा था। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें इसकी ईरान की, तो ईरान का हमास के लिए पूरा गाइडेंस रहा है। और जब ईरान का पूरा गाइडेंस हमास को रहा है, तो क्या इन्हें नहीं पता है क्या कि ये ऐसे ऐसे बम गिराएंगे, या फिर इनका B2 बॉम्बर है जो 80 फीट नीचे तक की टनल को फोड़ देता है? इनको नहीं पता है क्या कि इनका बॉम्बर आएगा तो हमारे किस चीज को नुकसान करेगा? इनकी गाइडेंस में जब हमास इतनी टनल्स बना लेता है, तो इन्होंने अमेरिका के डर में क्या खुद की टनल नहीं बनाई होंगी? तो इनका एक शहर है, इस्फहान करके एक नाम है उसका, ईरान के अंदर, उस पूरे शहर के नीचे इन्होंने मिसाइल का शहर बसाया हुआ है। अच्छा। अमेरिका का जब जब ये कहना होता है कि हमने बम धमाके किए, नातांज में बम धमाके किए, इन्होंने क्या किया है, ईरान की अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे तो जो पहाड़ियां हैं ना, उन पहाड़ियों के नीचे टनल्स हैं। जैसे अफगानिस्तान ने कर रखा था अमेरिका से बचने के लिए, तालिबान ने पहाड़ियों में टनल्स बनाकर अपने आप को सुरक्षित किया हुआ था। ईरान ने बीते 20 साल में अपने आप को डेवलप ही ऐसे किया है कि तुम्हारे जितने भी हमले होंगे वो सुपरफिशियल होंगे,
और वो सुपरफिशियल जो हमले होंगे वो हमारे सिस्टम को नहीं तोड़ पाएंगे। बहुत बार इन्होंने अपनी मिसाइलों की वीडियोस डाली हैं, रील डाली हैं, जहां पर आप देखोगे टनल्स में एन नंबर ऑफ मिसाइल्स खड़ी हैं, ड्रोन्स खड़े हुए हैं, वो दुनिया को ये दिखाने के लिए कि सुनो तुम यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हमारा जो गाइडेड आदमी है हमास, वो तुमसे इतने समय में खत्म नहीं हुआ, उसने अब तक वेपन नहीं गिराया। सोचो यार, इसने अपनी तरफ से अमेरिका ने गठबंधन बनाया बोर्ड ऑफ पीस करके कि हमास के साथ वेपन गिराएंगे। वह हमास कहेगा कि वेपन छोड़ रहा हूं, हमास की चर्चा ही बंद हो गई। क्यों? हमास ने मना कर दिया, नहीं छोड़ रहा वेपन में। तो ये वहां से हारे तो फिर भाग लिए। अब इनको यहाँ पर ईरान में लगता है कि ईरान में सारे की सारे मिसाइलों को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो नहीं हो पा रहा है उनसे। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान में जो अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी वो ये कि उन्हें लगा कि खमेनेई के जाते ही जो प्रोटेस्टर्स हैं ना वो सत्ता संभाल लेंगे। उल्टा हुआ, खमेनेई के जाने को ईरानियन लोगों ने अपने ऊपर हमला माना कि यार ये आप हमारे देश में हमारे लीडर को मिटा दिए। सत्ता परिवर्तन था, विपक्ष हो सकता है, प्रोटेस्टर्स हो सकते हैं। आप सोचकर देखिए ना, जिन प्रोटेस्टर्स के लिए अमेरिका कह रहा था कि मेरी हेल्प आ रही है, कहाँ हैं वो लोग? हो तो इस तरह का सिविल वॉर जाना चाहिए था। अब तो ऐसी स्थिति है ना कि जो भी लीडरशिप ये डिसीजन लेती थी, चाहे अल जारी हो, जिनका जाना अभी खमने के बाद सेकंड सबसे बड़े वो माने अली लारिजानी, उनका जाना हो, तो उनके बाद ये माना गया था कि इन्होंने ही प्रोटेस्टर्स को मरवाया था। अमेरिका कहता है 32,000 प्रोटेस्टर्स मरवा दिए। तो लारिजानी चले गए, खमनेई चले गए, फिर भी प्रोटेस्टर्स बाहर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका प्रोटेस्टर्स पर तो गोले नहीं चलाएगा ना। इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ये थी कि प्रोटेस्ट हो नहीं पा रहे हैं, सत्ता परिवर्तन नहीं। एक दो आखिरी सवाल थे आपसे। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो चुका है, मतलब ईरान की अनुमति के बिना कोई भी तेल टैंकर वहाँ से निकल नहीं सकता, कोई भी जहाज़ नहीं निकल सकता, उसका एक विकल्प भी देखा जा रहा है कि बेन गुरियन के नाम, ये भी इजराइल का सपना है। वो डेवलप नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, लेकिन उसका अल्टरनेट जो निकाला वो निकाला वेस्ट। इस युद्ध से फायदा हो सकता है इजराइल को? अगर निश्चित। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक कह रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। इजराइल ने ट्रंप के पिछले कार्यकाल में एक अब्राहम अकॉर्ड करवाया था, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रों ने इजराइल को स्वीकार किया था। यूएई ने इजराइल को वो दे दिया था कि हाँ भाई हम मानते हैं कि इजराइल एक कंट्री है। सऊदी शामिल नहीं हुआ था उस समय पर। अब क्या है, ट्रंप जब अभी जब थोड़े दिन में जब भी सीज फायर होगा, ट्रंप आगे से अनाउंसमेंट करेंगे कि हाँ साहब मैं सीज फायर कर रहा हूँ। वो ये नहीं कहेंगे कि, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं है कि दूसरी तरफ से कोई आदमी हो, वो अपनी तरफ से हाँ भाई आज से सीज फायर लागू होता है, एक दिन ऐसा अनाउंसमेंट आ सकता है। उसके बाद वो क्या करेंगे कि वो इन लोगों को बिठाएंगे और कहेंगे कि सुनो देखो, हमने थोड़े दिन युद्ध शुरू किया था, तुम्हारी इकोनॉमी बिल्कुल धराशायी हो गई। जो दुबई लोगों के लिए सेफ हेवन बना हुआ था, लोग अब जाने से डर रहे हैं कि भाई उधर नहीं जाएंगे। सेंट्रल एशिया के रास्ते बंद हो गए। सऊदी जो इतना प्रॉस्पेरस कर रहा था, दोहा, कतर, इन सब की हालत खराब कर दी 20-25 दिन में। असल में अमेरिका चाहता ये था कि ये जो पश्चिम एशिया के देश है ना, जो ये समझते हैं कि अब हमारे ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा, इनको उसने बढ़िया ट्रेलर दे दिया। ईरान से उसको कोई लफड़ा नहीं था। उसको था कि सुनो यार, तुम्हारे पास में ना बहुत प्रॉस्पेरिटी है, इस प्रॉस्पेरिटी का मेरे लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। आपको याद होगा ट्रंप की पहली विदेश यात्रा जो अभी सेकंड कार्यकाल में हुई, वो सऊदी में हुई। सऊदी ने बिलियंस ऑफ डॉलर भरकर ट्रंप को दिए, कतर ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर दिया, हवाई जहाज दिया। तो ये वैसा अधिकारी है, मैं कई बार ट्रंप के बारे में कहता हूं कि ये ऐसा घूसखोर पुलिस अधिकारी है जिसको आपने अगर 100 रुपए की घूस दी है तो वह आपकी पॉकेट में झांक लेता है कि ओहो इतने बड़े पॉकेट में से तूने 100 रुपए दिया है, ये पूरा पॉकेट मुझे दे। तो वो पॉकेट मार टाइप की हरकत है। अब ट्रंप क्या करेंगे ना, उनको ये पश्चिम एशिया के सारे देशों का पोटेंशियल पता चल गया है कि तुम्हारे पास में इतना धन है, पोटेंशियल है, तो सुनो अब मैंने तुम्हारे धन को मेरी इच्छा के बिना तुम्हारा एक जहाज नहीं चला सकते। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अमेरिका पीछे हटा, ये सभी लोग जाके त्राहिमाम खड़े होंगे, जाके वेस्ट एशिया वाले, ट्रंप महोदय रोको इस युद्ध को, आप उधर गोला मरवाना बंद करो, हम आप कहोगे वो सब करेंगे। तो फिर वो ट्रंप कहेगा इजराइल के लिए कि यार चलो एक डील करते हैं, तुम लोग सब एक साथ अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करो। तो ये सब लोग गिनती से अब्राहम अकॉर्ड साइन करेंगे। बोले तुम सबको सबसे बड़ी दिक्कत कब आई? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा हुआ। तो चलो अब्राहम अकॉर्ड बनाते हैं, और वो जो इंडिया के साथ में बना हुआ कॉरिडोर था ना, जिसके बारे में चर्चा की गई थी यूरोप तक जाने का, उस कॉरिडोर को ले आओ वापस से। तो फिर ये लोग बिना किसी आर्ग्यूमेंट के बैठ के टवाटक टेल, जैसे बोर्ड ऑफ पीस पे साइन हुआ था ना, ऐसे साइन करने के लिए भागेंगे कि अरे आप बहुत अच्छा कह रहे हो, हमको बचा लिया आप लोग। तो ये वो व्यक्ति है जो पहले मारता है और फिर पुचकारने के नाम पे एग्रीमेंट करा ले जाता है। ताजा उदाहरण है कतर में, जब पिछली बार ईरान ने अभी सितंबर 2025 में जब गोला मारा, तो कतर गया सारे मुस्लिम देशों को उठा के ट्रंप के पास कि सर मारा मारा मारा। ट्रंप बुलाए नेतन्याहू को कि नेतन्याहू इधर आओ,
फ़ोन करो इस आदमी को। तो ये आदमी फ़ोन करवाता है, फ़ोटो डलवाता है। नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी कतर से। कतर सोचता है कि मैं जीत गया, देखो मुस्लिम देशों में मेरी इज्जत बढ़ गई। उन्हीं सारे देशों को बुलाकर कहता है चलो अब बोर्ड ऑफ पीस पे साइन करो और कहो कि इतने बिलियन डॉलर दोगे गाजा को बसाने में। सब बेचारे तत्काल प्रभाव से चालू हो जाते हैं। तो ट्रंप ना वो गुड कॉप बैड कॉप खेलता है नेतन्याहू के साथ। बैड कॉप बनता है नेतन्याहू तो ट्रंप गुड कॉप बन जाते हैं। तो ये दोनों खेला खेलते हैं। आने वाला जो मुझे समय दिख रहा है, ट्रंप खुद पीछे हटेंगे, कहेंगे चलो बहुत हो गया, अब चलो 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 शांत करते हैं। और एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से इजराइल अब उसका फोकस ईरान से ज़्यादा लेबनान हो गया है, वो जो सदर्न लेबनान में वहाँ हमले कर रहा है, वहाँ पर कह रहा है कि खाली करो, जिस तरह से वो है ना कि एक वो जो उसको वृहद ग्रेटर इजराइल बनाना है, हाँ। ग्रेटर इजराइल। तो वो कहीं वो तो नहीं कि इजराइल अमेरिका को इधर ईरान में फंसा दिया, अब मैं चलो ग्रेटर इजराइल बनाता हूँ। देखो साहब, इजराइल के पास ना अथाह पैसा है। मतलब आप ऐसे समझो जैसे आपके पास पता है कि मुझे सुबह नौकरी पे जाना है, काम है, वहाँ का काम ही लड़ाई लड़ना है। वो लोग इतने टैलेंटेड लोग हैं कि या तो रिसर्च करेंगे या लड़ाई लड़ेंगे। खेती करनी नहीं, कुछ और काम करना नहीं। तो उनके पास जब काम यही है ना, तो उनको तो पूरे टाइम खुरपेज चाहिए और वो उस काम को बखूबी करते हैं। तो आप लेबनान छोड़ो, वो शांति इजराइल शांति के लिए बना ही नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा फायदा किसको रहा, इजराइल को, अमेरिका को या रशिया को तेल से? रशिया के ऊपर से बादल छट गए, बस ये कह सकते हो कि वो इस समय टॉपिक डिस्कशन का टॉपिक नहीं है बचा। फायदा तो एनी डाउट अमेरिका को ही हो रहा है, इसमें तो कोई लोड ही नहीं है। इजराइल की ईगो शांत हो रही है, अमेरिका की ईगो शांत हो रही है। एब्सोल्यूट विनर के रूप में दुनिया का कोई देश नहीं है, ना अमेरिका है ना इजराइल है, कोई विनर नहीं है। चलिए इजराइल, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उस पर अभी क्या हालात है, उसकी पूरी बात अंकित सर ने बता दी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।